हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर आईएएस। क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि सारे करंट अफेयर्स आप जहाँ जहाँ से पढ़ते हैं, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का कंपाइलेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा डेली, ताकि आपको जगह जगह ना जाना पड़े। सो हियर वी आर विद द करंट अफेयर्स ऑल इन वन फॉर 21 अप्रैल 2020। तो शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ थी वो आपको कल की न्यूज़ में बताया था कि गोवा जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि कोविड-19 फ्री है, और अब सेकंड स्टेट बन गया है मणिपुर। ओके। तो जब एक डिस्ट्रिक्ट का ऐसा होता है कि जब तक कोई भी नया कोविड केस नहीं आता है 14 दिन तक, तो उसको कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब डीसीजीआई जो है, यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने ये कोविड-19 ड्रग को अप्रूव कर दिया है टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है। तो अब इसको एक्चुअली डेवलप किया था कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ, और अब ये ड्रग जो है ये ट्रायल में जाएगा। इस ड्रग का वैसे यूज़ किया जा रहा था टू ट्रीट क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस से सफ़र करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये एक सिस्टमैटिक डिजीज़ होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज की जाती है, और ये खासकर उन बच्चों को होती है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उनको ये दवाई दी जाती थी। ओके। तो एक्चुअली मैं अब इसके क्यों दी जो पेशेंट्स कोविड-19 से सफ़र करते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस से सफ़र करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं उन पेशेंट्स में, और इसलिए इस ड्रग का यूज़ किया जा रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ बेयर विथ मी द बैकग्राउंड नॉइज। सो एक्चुअली आई एम आउटसाइड। सो नेक्स्ट न्यूज़ है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना। तो ये जो थी ये लॉन्च की गई थी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 50 लाख का। और ऐसा क्यों ये योजना शुरू की गई है? क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, दे आर टेकिंग रिस्क कंडक्टिंग डोर टू डे सर्वे। एक तो वो डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो हर घर में जाके बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। आंगनवाड़ी क्या है? ये एक रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 में स्टार्ट किया था टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप। ठीक है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लिस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट अप्रैल 21 को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन एम होता है टू मोटिवेट द एफर्ट्स एंड वर्क्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इसी दिन था 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला बैच ऑफ प्रोबेशनर्स जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उनको एड्रेस किया था। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट यूएन में कंसेंसस रेजोल्यूशन पास किया गया है फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू फ्यूचर वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। तो इसको मैक्सिको ने ड्राफ्ट किया और उसको सपोर्ट यूएस ने किया है, ताकि साइंटिफिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। और ये एक्चुअली में हाईलाइट करता है वो रोल जो डब्ल्यूएचओ प्ले करता है, और उसको अभी कंटिन्यूसली हमने देखा कि यूएस से क्रिटिसिज्म मिल रहा था। रिसेंटली ही यूएस ने अपनी फंडिंग रोक दी थी डब्ल्यूएचओ को, ये अक्यूज़ करते हुए कि ऑर्गेनाइजेशंस चाइना सेंट्रिक है, जबकि सबसे ज़्यादा फंड इसको यूएस से मिलते हैं। और इस रेजोल्यूशन, याद रखना कि कोई भी रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, तो उसमें यूएन में सिंपल मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% चाहिए होता है उसको पास करने के लिए। और कुछ जो मेजर ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने डपोरी जो ब्रिज अभी कंप्लीट करी है अक्रॉस सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, और उसे इनाग्रेट किया गया है। ये ब्रिज जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उस रोड को लिंक करती है जो कि इंडिया और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे आते हैं, और यहाँ से ही राशन सप्लाई, मेडिसिन और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो होते हैं वो इस ब्रिज से पास होते हैं। ओके। और ये ट्रांजिट ऑफ इंडियन आर्मी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और इंडिया ने अपने बॉर्डर्स को डिमार्केट नहीं किया, और चाइना कंटिन्यूसली अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पे बढ़ाता जा रहा है। ओके। सुबनसिरी रिवर के बारे में याद रखना कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चाइना से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र में ये आसाम में जाके मिलती है। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट कि अप्रैल 21 को वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे भी की तरह भी मनाया जाता है यूएन द्वारा, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू अचीव यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो याद रखना, वर्ल्ड
क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है वो यूएन सेलिब्रेट करता है एसडीजीज के लिए, ओके। और इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ कि आज यानी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू डेमोन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको 1970 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस साल की थीम है क्लाइमेट एक्शन। ये याद रखना कि ये 50वां साल है वर्ल्ड अर्थ डे का, एंड इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड थ्रू डिजिटल मोबिलाइजेशंस। अब कोविड इंडिया सेवा जो है ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बन सके सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, ओके। तो यहाँ पे सिटीजन्स अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। और इसी की तरह एक नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी आया था जिसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने, सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज़ कि अब नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने अप्रूवल दिया है कि जो सरप्लस राइस है एफसीआई के पास में, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इथेनॉल में फॉर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स और फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, याद रखना, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया था एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, जो कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग, और इसके अलावा फिर इससे इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होता है कि रेम्यूनरेशन मिलता है फार्मर्स को, और क्रूड इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज किया जा सकता है, और फॉरेक्स सेविंग्स भी हो सकती हैं, ओके। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। और इसके अलावा जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 की है उसमें भी है कि एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर में जब सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन जो प्रोजेक्टेड है, अगर वो ज़्यादा आता है, ओवर सप्लाई होता है, तो उसमें आप कन्वर्जन कर सकते हो सरप्लस क्वांटिटी का इनटू इथेनॉल बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ एनबीसीसी। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इथेनॉल में भी अलग अलग प्योरिटी होती है। इथेनॉल जब 95% प्योर होता है तो उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, और उसको इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में। और 99% या उससे ज़्यादा यदि प्योरिटी हो तो उसको फिर पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, ओके। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम मोलासेस। और मोलासेस क्या होता है, ये एक बाय प्रोडक्ट होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग का। तो जब शुगर को बनाया जाता है तो मिल्स क्या करती है, शुगर मिल्स, वो शुगर केन को क्रश करती हैं, और एक शुगर केन में टिपिकली टोटल फर्मेंटेबल शुगर जो होता है कंटेंट वो 14% होता है। अब इस 14% में सुक्रोज भी होता है, और साथ में रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है। तो इनमें से ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है टीएफएस, वो तो क्रिस्टलाइज होकर आपका शुगर शक्कर बन जाता है, और जो बाकी का वेस्ट होता है रिमेनिंग पार्ट, उसको मोलासेस कहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि इथेनॉल ज़्यादा बनाने के लिए क्यों अप्रूव किया गया है। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम देखी गई कि जो मिल्स हैं वहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ऑफ शुगर हैं, तो मतलब शुगर वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और वो उसका इस वजह से शुगर का रेट भी आप देखोगे तो प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से। और इसकी वजह से जो शुगर मिल्स हैं वो फार्मर्स को उनके ड्यूज़ भी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से देयर इज अ दे बोथ आर एट द लॉगर हेड्स, ओके। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में इथेनॉल इज़ द ओनली रियल सेवियर दोनों मिल्स और केन ग्रोअर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल मॉडल्स इन कंटेनिंग कोविड स्प्रेड। तो इसमें कुछ मॉडल्स के बारे में बात की गई थी, ये एडिटोरियल था। तो पहला मॉडल है कासारागोड मॉडल। तो इसमें अग्रेसिव टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, फुल प्रूफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, और एक इफेक्टिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, और सेक्शन 144 भी इम्पोज किया गया था। और इसके अलावा एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था, केयर फॉर कासारागोड इनिशिएटिव, और इसमें सारे क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक किया जा रहा था यूजिंग जीपीएस। एसेंशियल्स जो थे उनको होम डिलीवरी की जा रही थी कंटेनमेंट जोन में, इरिस्पेक्टिव कि वो रिच हैं या पुअर हैं। और एक कैंपेन चलाया गया था सोशल डिस्टेंसिंग पे, यानी कि ब्रेक द चेन टू डिलीवर द मैसेज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। और कम्युनिटी किचन्स भी खोले गए थे जो कि फ्री फूड सप्लाई कर रहे थे, और जन जागरूकता समिति बनाई गई थी वार्ड लेवल पे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैसेज है वो हर इंसान तक पहुँचे। अगला मॉडल है आगरा मॉडल। इसमें क्लस्टर कंटेनमेंट
और आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, एपी सेंटर्स निकाल लिए थे, यानी 3 किलोमीटर के अंदर, और जो 5 किलोमीटर थे उन वहाँ तक को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। और इसके अलावा जो कंफर्म्ड केसेस थे, पॉजिटिव केसेस थे, उनको डिलीनिएट कर दिया गया था मैप पे, और एक स्पेशल टास्क फोर्स भी डिप्लॉय किया गया था एज पर अ माइक्रो प्लान। ओके, नेक्स्ट इज भीलवाड़ा मॉडल। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था, और इसमें आपकी एसडीएम ने ही किया था, टीना डाबी फेमस, मतलब 2016 आईएएस ऑफिसर टॉपर है। और दिस एंटेल्ड कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ भीलवाड़ा सिटी विद सेक्शन 144 सीआरपीसी बीइंग इम्पोज्ड। दूसरा है पत्थनम थिट्टा मॉडल। तो इसमें क्या था कि हर इंसान जो एंटर कर रहा था डिस्ट्रिक्ट में, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही थी और एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा था, और ग्राफिक्स क्रिएट किए जा रहे थे उनका ट्रैवल रूट दिखाने के लिए। तो पॉजिटिव केसेस का ट्रैवल रूट भी पता चल रहा था, और इससे सेल्फ रिपोर्टिंग भी हो रही थी। नेक्स्ट एडिटोरियल है चाइना रिलेटेड। तो आपको पता है कि इंडिया ने अभी एडिशनल ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल। ऐसा चाइना का कहना है कि वो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को वायलेट कर रहा है। तो ये न्यूज़ में था कि जो दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, जो कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं इंडिया के साथ में, वो केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही अब इन्वेस्ट कर सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस पॉलिसी को अमेंड करने की वजह से हर तरीके का इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स कर रहे थे, अब वो गवर्नमेंट अप्रूवल के अंडर आएगा। तो ना ग्रीन फील्ड और ना ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स में डिस्टिंग्विश होगा, ना लिस्टेड अनलिस्टेड में। और अलग अलग तरीके के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री प्लेयर्स, एफआई, वीसीएफ, उन सब के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, और सबको गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, गेट के पर्सपेक्टिव से क्या कहता है कि आपको मतलब इट इज़ एसेंशियल टू अश्योर दी सक्सेस ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। आप आपस में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और ये दो पिलर्स पे लाई करता है। एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन, और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि इसमें डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का वायलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें ये अलाउड है कि कोई कंट्री ऐसे चेंजेस कर सकती है जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पर हो। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए ऐसी कंट्री नहीं है जो कि ऐसे मॉडिफिकेशंस लेकर आ रही है। नेक्स्ट है आईफेड ने लॉन्च किया मल्टी डोनर कोविड रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी आरपीएसएफ। ठीक है, तो आईफेड क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। आरपीएसएफ जो है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है जो कि आईफेड के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को फीड करेगी। इनिशियली इसमें $40 मिलियन डाला गया है, और दूसरे स्टेट्स को कहा गया है कि कम से कम $200 मिलियन मोबिलाइज किए जाएं। और इससे जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल का आरआरएफ यानी रिस्पांस एंड रिकवरी फंड, उसको लेवरेज मिलेगा। इसका अल्टीमेट गोल क्या है, जो पुअर और वल्नरेबल रूरल पुअर लोग हैं उनकी रिकवरी तेज़ी से हो सके कोविड-19 क्राइसिस में। इसमें इंटरवेंशंस क्या किए जा रहे हैं, इनपुट्स और बेसिक एसेट्स दिए जा रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, और उनके लिए मार्केट्स एक्सेस मतलब हो सके ईजिली एक्सेस कर सकें, वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज में फंड्स को टारगेट करना और प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट इज अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है ऑपरेटेड बाय द ब्रिक स्टेट। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि आपको ब्रिक स्टेट के नाम बताने हैं, वेरी इजी। और इस बैंक का जो इसको अग्री किया गया था वो 5th ब्रिक समिट में किया गया था, जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में हुई थी 2013 में। 2014 में ये बना था एट 6th समिट एट फोर्टलेजा ब्राज़ील। और इसको क्यों सेटअप किया गया है, टू फोस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग 5 इमर्जिंग मार्केट्स। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, कैपिटल के अनुसार हर पार्टिसिपेंट को वोट मिलता है, जबकि एनडीबी में ऐसा नहीं है। इसमें हर पार्टिसिपेंट कंट्री को एक वोट मिलता है, और किसी कंट्री के पास में वीटो पावर नहीं है। और इसमें जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि ब्रिक्स में है और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान भी कहते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो कई सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके इनकम को ऑगमेंट किया जा सके। तो इसमें हर
साल 6,000 रुपये का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसमें हायर इनकम स्टेटस वालों का उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट या यूटी के ऊपर होती है, ओके। और इसमें लगभग सारे फार्मर्स कवर्ड हैं। इनिशियली कम फार्मर्स को कवर किया गया था और बस अफ्लुएंट फार्मर्स को हटाया गया है। इस तरीके के दूसरे प्रोग्राम जो दूसरे स्टेट्स में चलते हैं वो हैं भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में, रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना में, और कालिया यानी कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन ओडिशा में, ओके। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एमपीसी का यूज़ करके अभी मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम किया है, और इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो वगैरह। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया है अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट दैट वाज अमेंडेड, ओके। मतलब ये आरबीआई एक्ट 1934 का, इसको अमेंड करके ये एमपीसी को क्रिएट किया गया है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन यदि देखें तो फिर कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, इनमें से 3 को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। बाकी 3 जो होते हैं आरबीआई के होते हैं, उनमें से गवर्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, डिप्टी गवर्नर और एक सेंट्रल बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सिलेक्शन कैसा होता है, तो सिलेक्शन केवल जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका होता है बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसके अलावा आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी के जो होते हैं, कोई भी 3 एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो इस कमेटी का पार्ट होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं एमपीसी के, उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से होते हैं। और आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो इस कमेटी को चेयर करता है, लेकिन इसमें उनको वीटो पावर नहीं मिलता है, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो उस केस में इनको कास्टिंग वोट मिलता है। चक्रवर्ती कमेटी के अनुसार इसका पर्पस क्या है इस कमेटी का, इट इंटेंड्स टू अचीव एस्पेक्ट्स सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, सोशल जस्टिस और नए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को एंकरेज करना। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट 2 तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एमएसएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। और इनकी डेफिनेशंस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन या फिर चेंज इन मार्जिन मनी और मोरल सुएशन वाले होते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क टी अलायंस। तो ये एक प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसे कई हज़ारों इंटरनेट यूज़र्स ने बनाया फ्रॉम थाईलैंड, ताइवान एंड हांगकांग। तो ये याद रखना इन 3 कंट्रीज़ का है, थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग का है। सोशल नेटवर्क में बनाया अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसको टेक्सास लाइट स्वीट भी कहते हैं। ये एक ग्रेड है क्रूड ऑयल का जिसको बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है ऑयल प्राइसिंग में। इसको लाइट क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लो डेंसिटी जो है वो रिलेटिवली लो है, और स्वीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फ़र कंटेंट भी कम है। और ये अंडरलाइन कमोडिटी है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज का। और इसमें अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूएस ऑयल मार्केट्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इसके प्राइसेस जो थे, जो कि इसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल कंसिडर किया जाता है, तो इट फेल टू द लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस एवर नोन, ओके। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड हेल्प। तो आईआईटी बॉम्बे ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ताकि यहाँ पे लोग जो हैं मेडिकल हेल्प जिनको चाहिए वो कनेक्ट कर सकते हैं विथ हेल्पर्स सच एज डॉक्टर्स। इसके अलावा दूसरे ऐप्स कौन से आए हैं, गो कोरोना गो, तो इसको आईआईएससी ने डेवलप किया है टू हेल्प आइडेंटिफाई पीपल जिन्होंने रास्ता जो है वो क्रॉस किया होगा विथ कोविड सस्पेक्ट्स। और संपर्को मीटर जो है इसको आईआईटी रोपर के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है उन एरियाज़ को इंडिकेट करने के लिए जहाँ पे मैक्सिमम इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है।
और क्वारंटाइन जो है इसको आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है टू हेल्प द अथॉरिटीज़ इन ट्रैकिंग द सस्पेक्टेड असिम्टोमेटिक पेशेंट्स। मतलब अगर वो क्वारंटाइन जोन छोड़ देते हैं और असिम्टोमेटिक है तो उनको ट्रैक करने के लिए इसको बनाया। और कोविड-19 फीडबैक जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है ताकि इंफॉर्मेशन ले सकें यूज़र से अबाउट एनी, अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट या टेस्ट लिया है तो उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया रैंक्स टॉप इन द लिस्ट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल सीसैम। तो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन जो है उसने लोगों को अर्ज किया था कि सीसैम को रिपोर्ट करो आप ऑनलाइन अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली। और उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखना, साइबर टिपलाइन। तो इसमें से इसको टॉप इंडिया ने किया है, सेकंड पे पाकिस्तान है और चौथे नंबर पे बांग्लादेश है। तो साउथ एशिया के तीन कंट्रीज जो हैं वो टॉप 4 में हैं। सो दिस रेजेस कंसर्न्स अबाउट द ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन इन द रीजन। और NCMEC जो है ये याद रखना प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1984 में यूएस कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था इसे। और ये मिसिंग और एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के केसेस हैंडल करती है फ्रॉम इन्फेंसी टू यंग एडल्ट्स थ्रू एज 20। ओके, नेक्स्ट इज अगेन एन एडिटोरियल जेंडर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये बताता है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो कि विमेन प्ले करती थी that affects them uniquely in global crisis and thus requires a measured societal and government response। तो क्राइसिस के टाइम पे विमेन का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या रहता है, दे आर मोर वल्नरेबल टू डेथ और जेंडर इनसेंसिटिव। टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ दी जाती है उनको हाइजीन वगैरह के केस में। उसके बाद में पोस्ट क्राइसिस रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एडिशनल वेज कट्स विमेन के केस में होते हैं, फिर लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी होता है। और अब इस पेंडेमिक में इनको क्या प्रॉब्लम जा रही है, एक तो डिजीज़ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, फिर अटैक ऑन विमेन वर्कर्स। तो हमने देखा था बीच में एग्जाम्पल आशा वर्कर्स पे अटैक हो रहा था। और इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ एंड जेंडर वायलेंस, एंट्रेंचमेंट ऑफ पेट्रियार्की की बात कैसे आती है, तो अब विमेन केवल वर्क फ्रॉम होम ही नहीं कर रही हैं बट दे हैव एडिशनल हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। फिर साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी की मतलब बाद में फिर जॉब लॉस का डर, रिड्यूस्ड इनकम का डर, कल्चर ऑफ साइलेंस। तो अब अलग अलग जो डिप्रेशंस होते हैं, हार्मोन इंड्यूस्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेसिव कंडीशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन होते हैं ये और ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं। तो इनको जो कहा जाता है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऑल मैन एंड वीमेन आर ट्रेंड की टू मेंटेन अ कल्चर ऑफ साइलेंस। ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। तो इंडियन पार्लियामेंट्री रूल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एमपीज़ को फिजिकली ही मीट करना पड़ेगा पार्लियामेंट हाउस में। अकेली रिक्वायरमेंट ये है कि ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए, प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन और स्पीकर और एनी ऑथोराइज्ड एमपी। इम्पॉर्टेंस क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का, कि ये जो कमिटीज़ होती हैं दे इंश्योर दैट लेजिस्लेचर कीप्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल इवन व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। और लॉकडाउन में इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। स्पीकर है, और एक बात याद रखना, स्पीकर के पास में डिस्क्रिशन होता है टू अलाउ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ टू मीट आउटसाइड द हाउस और मीट वर्चुअली। तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये घर मतलब जो पार्लियामेंट हाउस है उसके बाहर मिल सकते हैं या फिर वर्चुअली जैसे डिजिटली अभी मिल सकते हैं या नहीं। ओके, अच्छा, इसके अगर मेरिट्स और चैलेंजेस देखा जाए तो मेरिट्स ये हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ट्रैवल वगैरह और टाइम वगैरह बचेगा, लेजिस्लेटर्स जो हैं वो ज़्यादा ध्यान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं। ओके, और इससे मतलब डिजिटाइजेशन भी बढ़ेगा। लेकिन चैलेंजेस भी यही हैं कि साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है और कई जगहों पे जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सीपीसीबी ने हाईलाइट किया है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फाइटिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये CBWTA फैसिलिटी क्या होती है, ये ऐसा सेटअप होता है जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जो अलग अलग हेल्थ केयर यूनिट से जनरेट होता है उसको ट्रीटमेंट में लेके जाया जाता है ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स को घटाया जा सके। तो इसमें क्या क्या आता है बायोमेडिकल वेस्ट में, इसमें ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, ट्रीटमेंट अपैरेटस आते हैं, नीडल्स, सिरिंजेस और दूसरे मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं। और इसको इंडिया में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द्वारा डील किया जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR। तो ये स्टॉक पाइल्स हैं क्रूड ऑयल के जो कि मेंटेन करती हैं कंट्रीज़ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़।
टू टैकल इमरजेंसी सिचुएशन टू काउंटर शॉर्ट टर्म सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो इंडिया में इन्हें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड जो है वो मैनेज करती है, जो कि एक एसपीवी है, विच इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अभी जो इंडिया में 3 लोकेशंस हैं एसपीआर की, वो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पद्दूर में है। और इसके अलावा 2 और एसपीआर फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है, चंडीकोल इन उड़ीसा एंड पद्दूर इन कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट मेज़ रैंसमवेयर। तो एक्चुअली अभी कॉग्निसेंट जो कि एक आईटी कंपनी है, उसने कहा है कि मेज़ रैंसमवेयर काफ़ी ज़्यादा उनके क्लाइंट्स को अटैक कर रहा है। तो रैंसमवेयर क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ मलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड सिस्टम में फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए। और जब तक उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप पैसा पे नहीं कर देते, तब तक आप उसको अपनी फाइल्स को रिकवर नहीं कर सकते हो। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था और उसका प्रेजेंस अब बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मेलवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क को डैमेज पहुंचाए। स्पाईवेयर क्या होता है? ऐसा मेलवेयर जो कि यूज़र एक्टिविटी को स्पाई करे बिना उनकी जानकारी के। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ऐसा मेलवेयर जो कि अपने आप को ऐसा शो करता है कि एक नॉर्मल फाइल या प्रोग्राम है, और जिसकी वजह से अनजाने में यूज़र्स मेलवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेते हैं। और वायरस क्या होता है? ये एक ऐसा मेलवेयर होता है विच इज़ केपेबल ऑफ कॉपीइंग इटसेल्फ एंड स्प्रेडिंग टू अदर कंप्यूटर्स। Next is Periyar River has turned black due to discharge of chemical waste by industries located on the banks of the river। तो पेरियार नदी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, और इसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहते हैं। ये शिवागिरी हिल्स में ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से, और पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो करते हुए पेरियार लेक में पहुंचती है, और वहां से फिर वेम्बनाड लेक में, और फिर फाइनली अरेबियन सी में मिल जाती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मुथिरापुया, मुलायार, चेरुथोनी, पेरिंजनकुट्टी एंड एडामाला रिवर्स। एंड आई अपोलोजाइज इफ देर इज़ एनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इडुक्की डैम जो है ये पेरियार डैम पे बनाया गया है। इसका सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन केरला के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने में जाता है। और मुल्ला पेरियार डैम जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार और पेरियार रिवर्स इन केरलाज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। और इसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? याद रखना, तमिलनाडु करता है। ओके, लास्ट इज़ योम हाशुआ। तो वर्ल्ड ने कमेमोरेट, वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट को कमेमोरेट करता है 27 जनवरी को, यानी जब लिबरेशन हुआ था नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप का। लेकिन इज़राइल में शोआ जो टर्म यूज़ होता है, यानी इट इज़ द हिब्रू वर्ड फॉर होलोकॉस्ट, उसको अलग दिन याद किया जाता है। और एक स्टेट सेरेमनी कंडक्ट की जाती है याद वेशम में, जेरूसलम में। और जो कि इज़राइल का ऑफिशियल मेमोरियल है फॉर द विक्टम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। और ये निसान का एक महीना होता है इनका, उसके 27th डे को ये किया जाता है। और अगले दिन सुबह को एक पब्लिक सायरन बजता है, जिसके बाद में हर कोई 2 मिनट की 2 मिनट के लिए हर कोई रुक जाता है, लाइक कार्स एंड ऑल, वो रास्ते में जहाँ पे जो है वो रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। ऑल द वर्क इज पॉज्ड एंड पीपल स्टैंड इन सोलम साइलेंस इन रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 का जीनोसाइड था यूरोपियन जूस का। तो 1941 से 45 के बीच में अक्रॉस जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप, नाजी जर्मनी और उसके जो कोलैबोरेटर्स थे, उन्होंने करीब 6 मिलियन जूस का मर्डर किया था, यानी 2/3 ऑफ द जूइश पॉपुलेशन का। और ये मतलब मास शूटिंग्स वगैरह की गई थी, एक पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन थी इनकी। और ये कहाँ पे किया गया था? इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड इन गैस चैम्बर्स एंड गैस वैन्स इन जर्मन कैंप्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। एंड स्टे क्रेजी, एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।